Good morning, my lovely students. How are you? Dears, हम लोग मैथमेटिक्स में टॉपिक्स पढ़ रहे थे, राइट? एरिया एंड पैरामीटर, ठीक है? और यहां पे हम लोग पढ़ते पढ़ते आ चुके थे, ये पढ़ा था हमने पैरामीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, राइट? मतलब बच्चों हम इसमें इनकी जो डेफिनेशंस है ना, उन दोनों को पढ़ चुके हैं कि इनकी डेफिनेशन होती क्या है और एक्चुअल में ये क्या होते हैं, ठीक है? और इसके साथ मैंने इसमें 2D शेप का कंसेप्ट आता है, मैंने आपको वो भी बताया था कि 2D कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है? और वो कौन कौन सी शेप हैं जो 2D कंसेप्ट में आती हैं, राइट? तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो पढ़ रहे थे वो था रेक्टेंगल, राइट? तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। ये चेक करते हैं हम लोग कि रेक्टेंगल होता क्या है, ठीक है? ओके, तो बच्चों वेलकम टू ऑल on this platform that is Training Aware School. Okay, I am your science or maths educator, right? बच्चों रेक्टेंगल में मैंने आपको शायद अभी कुछ नहीं बताया ना कि हम लोग इसको 2D शेप में ही क्यों काउंट करते हैं, ठीक है? लेकिन मैंने आपको एरिया क्या होता है ये ऑलरेडी बता चुका हूं ना कि एरिया क्या होता है इसमें, ठीक है? और उसमें इसकी यूनिट्स क्या होती हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ठीक है? तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल के बारे में, राइट? रेक्टेंगल क्या होता है, ओके? तो आपने देखा है वैसे ना और पढ़ा भी है, ठीक है? लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पे, और चूंकि जब हम यहां पे पढ़ेंगे इसमें तो आप ऐसा मेरे से क्या अलग पढ़ेंगे ये भी तो सोचना ही है ना, ठीक है? तो मैं इसमें देखते हैं, देखो इसमें हम क्या अलग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? तो इसमें ठीक है, ओके बच्चों इसमें पहला जो पॉइंट आता है रेक्टेंगल का, देखो होता क्या है, अगर मैं ये पूछूं तो आप बताओगे क्या होता है? क्या होता है बताओ? नहीं पता? पता है, कुछ को पता है, कुछ ने पढ़ा, पहला कंसेप्ट है, पुराना है, तो सब जानते हैं कि क्या होता है। तो ये वाली स्लाइड कहां है? ये वाली स्लाइड कहां है? ये थी, ठीक है, सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक बच्चों, हमने ये स्लाइड ओपन करनी थी, ठीक है? वो एक्चुअल में इससे अगली हो गई है, ठीक है? तो यहां से शुरू करना है हमने। तो देखो ये लिखा हुआ है रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? अ रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर होता है। अब जैसे ही आप लोग ये वर्ड सुनेंगे ना क्वाड्रिलेटर, तो आप फिर से कंफ्यूज रहेंगे कि सर ये क्या होता है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि रेक्टेंगल क्या होता है, आपने एक नया वर्ड डाल दिया हमारे दिमाग में कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है। बच्चों बच्चों रेक्टेंगल जो है ना ये भी एक क्वाड्रिलेटर ही है, मतलब जितने भी शेप आप देखेंगे इस तरह के जो क्लोज फिगर्स हैं, ठीक है, वो कोई भी शेप है वो सब क्वाड्रिलेटर के अंदर ही आती है। क्योंकि क्वाड्रिलेटर का मीनिंग होता है बच्चे, यहाँ पे देखो आप लोग, क्वाड्रिलेटर का मीनिंग होता है, क्वाड्री का मतलब होता है बच्चों 4 और लेटर का मतलब होता है साइड्स। मतलब बच्चों ये एक ऐसा शेप होता है हमारे पास जिसमें 4 साइड होती हैं। कोई भी ऐसा शेप आप लोग चेक कर लीजिए जिसमें 4 साइड हैं और वो चारों के चारों क्लोज फिगर मेंटेन कर रही है, ठीक है? तो एक ऐसा फिगर जो क्लोज हो, वो 4 साइड से मिलके बना हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटर। और चूंकि बच्चों जो हम लोग रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं ना, तो रेक्टेंगल को जब ड्रॉ करते हैं बच्चों तो आप इसमें साइड्स काउंट करो जरा, देखो कितनी साइड आ रही हैं। देखो 1 2 3 4, इसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूं कि रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटर होता है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटर बोलता है बच्चों एक ऐसा शेप जिसके अंदर कितनी साइड होती है बच्चों? 4।
तो चूंकि रेक्टेंगल के अंदर भी 4 साइड्स होती हैं, इसी बिहाफ पे मैं बोल सकता हूं कि रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। सिंपल। अब बच्चों ये क्या है नीचे, ये बच्चों ये वो एग्जांपल्स हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं और वो एक्चुअल में रेक्टेंगल की शेप को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे आप एक बुक्स देखते हैं तो बुक्स का जो शेप होता है, उसका जो साइज होता है बच्चों, है ना, आप देखते हैं तो वो कुछ कुछ एक रेक्टेंगल की शेप को ही इंडिकेट करता है, राइट। उसके बाद बच्चों नोटबुक्स होती है हमारे पास। ठीक है, स्मार्टफोन आजकल जो चल रहे हैं, है ना, आपके पास भी स्मार्टफोन है, आप उसको देखो, उसकी जो स्क्रीन है बच्चों, वो एक रेक्टेंगल की शेप को इंडिकेट करती है। ठीक है, कुछ दरवाजे होते हैं बच्चों हमारे पास, कुछ विंडोज है हमारे पास। ठीक है, और कुछ टेबल्स होती है, मेज भी होती है इस तरह की, कुछ डेस्क भी होती है इस तरह की। आपने एटीएम कार्ड देखे हैं? एटीएम कार्ड, उनकी शेप कैसी होती है बच्चों? चौकोर होती है ना, 4 साइड जैसी होती है ना। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे इस एटीएम को फिट करेंगे तो वो भी 4 साइड देगा आपको। ठीक है, इसी के बिहाफ पे में ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये आपके आसपास हैं बच्चों, और ये सारे एग्जांपल्स रेक्टेंगल की शेप को इंडिकेट करते हैं, इसलिए मैं इन एग्जांपल्स को रेक्टेंगल में काउंट कर रहा हूं, राइट। उसके बाद कुछ क्रेडिट कार्ड देखे आप लोगों ने। इनके अलावा भी बच्चों और एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके पास जो रेक्टेंगल की शेप को इंडिकेट कर रहे हैं। वो आपका रूम भी हो सकता है बच्चों, आपका घर भी हो सकता है, राइट, इस तरह से। तो इनके अलावा और भी एग्जांपल्स होते हैं बच्चों जो रेक्टेंगल को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो वो एग्जांपल्स है बच्चों जो हमने आपने आसपास देखे हैं, मतलब रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं आपके, जो आपकी रेक्टेंगल को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमें ये तो नहीं पढ़ने, राइट, ऐसे तो बहुत सारे हो जाते हैं। हमने जो रेक्टेंगल पढ़ना है बच्चों वो कौन सा पढ़ना है? हमने जो रेक्टेंगल पढ़ना है वो अपने मैथमेटिक्स वाला पढ़ना है। और मैथमेटिक्स का रेक्टेंगल क्या कहता है बच्चों? मैथमेटिक्स का रेक्टेंगल कहता है बच्चों ये रेक्टेंगल जो हमारे पास है बच्चों, ये है मैथमेटिक्स का जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब उन जो शेप अभी आपने देखी है ना, वो सारे एग्जांपल्स रेक्टेंगल के हैं, लेकिन हमने ये भी तो समझना है ना बच्चों कि हम इसी शेप को रेक्टेंगल क्यों कह रहे हैं। जो शेप मैंने आपको बताई है, एटीएम कार्ड की जो शेप है वो रेक्टेंगल की होती है, लेकिन सवाल ये भी तो आना चाहिए दिमाग में कि ये जो शेप होती है एटीएम की, ये रेक्टेंगल ही क्यों है? मतलब किसके बिहाफ पे, वो कौन कौन से करेक्टर हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूं कि हाँ ये एटीएम जो है ये रेक्टेंगल ही होगा, राइट। तो ऐसे कौन कौन से करेक्टर्स हैं? क्योंकि देखो, जब हमने किसी रेक्टेंगल के शेप को पढ़ना है और ये प्रूफ करना हो कि हाँ ये सच में रेक्टेंगल है बच्चों, तो आपने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये उस शेप के अंदर चेकआउट कीजिए आप, राइट। और ये सारे पॉइंट्स अगर आपको उस शेप के अंदर चेकआउट होने के बाद मिलते हैं तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस शेप को आप पढ़ने जा रहे हैं वो रेक्टेंगल ही है। ओके, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब बच्चों जैसे आप ये पढ़ेंगे ना, ये तो समझ में आ जाएगा आपको। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, मतलब आमने सामने एक तरीके से, जैसे मैं आपके अपोजिट हूं, आप मेरे अपोजिट है, राइट। ठीक है, सामने मेरे कैमरा है, ये मेरे अपोजिट है, तो इस तरह से ये तो सेंस बनता है अपोजिट का, तो ये तो समझ में आता है। ओके, साइड्स मतलब भुजाएं होती हैं, ठीक है, ये साइड जैसे ये है, राइट। लेकिन सर ये क्या है ना, ये क्या है? देखो ये मैंने आपको दिया है, ठीक है, क्योंकि अभी आप क्या है ना, इतने भी छोटे नहीं है बच्चों जो आप ये ना समझें कि सर पैरेलल क्या होता है, राइट। वैसे मैं भी बता सकता हूं आपको, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। देखो अपोजिट साइड्स में आपको दिखाता हूं इस शेप में, ये आप शेप देख पा रहे हैं, ये क्या है बच्चों? ये एक रेक्टेंगल है, राइट। देखो ये जो साइड है ये और ये, राइट, ये दोनों साइड क्या है? ये पैरेलल है, ये, ठीक है, ये दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल हैं। ओके, ठीक है, और इसमें बच्चों एक ये वाली साइड और एक ये साइड जो है ये भी पैरेलल है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इसके अपोजिट ये वाली है तो ये साइड इसके पैरेलल है बच्चों, और ये साइड इसके अपोजिट है तो ये इसके लिए पैरेलल है। और ये मैं पैरेलल क्यों बोल रहा हूं बच्चों? आप इन साइड्स को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, इस तरह से, ऐसे और आगे बढ़ाओ, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको इसके कमेंट बॉक्स में इंडिकेट करनी है, ठीक है, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं यहाँ पे। आप इनकी साइड्स को और आगे बढ़ाओ, और बच्चों आप ऐसे बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते बढ़ाते आप थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगा, लेकिन मैं इनको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा।
एक तो ये, और दूसरा बच्चों ये दोनों साइड्स आगे बढ़ती रहेंगी लेकिन ये कभी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। इस तरह से भी आप लोग इनको आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों, ऐसे इधर को, ठीक है। इन दोनों साइड्स को आप कितना भी आगे बढ़ा लीजिए, ये दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये कहता है पैरेलल के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, आप किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी इनके बीच का जो गैप है ना बच्चों, इसको चेक कीजिएगा। आप कहीं पे यहां पे कर लो, इन दोनों के बीच में यहां कर लो, यहां पे कर लो। आप इन दोनों लाइनों के बीच में आप जब इसका गैप चेक करेंगे ना बच्चों, तो आपको गैप हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट मतलब बराबर गैप मिलेगा। इन दोनों लाइंस के बीच का गैप बराबर होता है बच्चों, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लीजिए आप। आपको मैं इसका एक एग्जांपल दूं। आपने रेलगाड़ी देखी है चलती हुई, जिसपे चलती है, जो उसका ट्रैक होता है ना बच्चों, वो ट्रैक जो होता है वो यही तो होता है। वो जो ट्रैक होता है वो उसका पैरेलल होता है बच्चों। उनके बीच का जो गैप होता है ना, दोनों ट्रैक के बीच का जो गैप होता है वो कांस्टेंट रहता है बच्चों। हर एक पॉइंट पे आप चेक कर लीजिएगा, उनके बीच का जो गैप है ना वो कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट मतलब बराबर मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे बहुत ज्यादा कम हो गया, ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आप इस तरह से इनको ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ले गए, फिर आपने फिर इस तरह से बढ़ा लिया इनको आगे, ऐसे बच्चों ये कंसेप्ट पैरेलल का नहीं होता है। पैरेलल का जो कंसेप्ट होता है वो दो पॉइंट से इंडिकेट होता है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है पैरेलल का क्या, ये दोनों लाइंस जो हैं ये कभी एक दूसरे को आपस में नहीं टच करती हैं। दूसरा, इन दोनों लाइंस के जो बीच का गैप है ना बच्चों, वो भी बराबर होता है, इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बिहाफ पे हम डेफिनेशन बना सकते हैं पैरेलल की, ठीक है। तो पैरेलल ये होता है बच्चों। तो इसमें दो पेयर होते हैं बच्चों, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। ये दो दो जो उसमें पेयर होते हैं, ये दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के साथ पैरेलल भी होते हैं बच्चों। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, दूसरा पॉइंट कहता है यहां पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बच्चों इस शेप की, जो ये रेक्टेंगल की शेप है, ठीक है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है बच्चों, अपोजिट साइड मतलब ये वाली, देखो ये और ये। बच्चों जो आप लोग इनको मेजर करेंगे ना, इनको आप लोग मापेंगे किसी स्केल से, ठीक है, तो इनकी जो लेंथ है ना बच्चों ये बराबर आएगी। मतलब अगर ये 3 यूनिट है तो बच्चों ये वाली भी 3 यूनिट आएगी। और बच्चों अगर ये वाली 5 यूनिट है तो ये सामने वाली भी इसके 5 यूनिट आएगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इसमें जो अपोजिट साइड्स है ना बच्चों वो इक्वल होती हैं। ओके, दूसरा क्या है बच्चों, ऑल एंगल्स और राइट एंगल्स। राइट एंगल्स क्या होता है बच्चों, आप बोलेंगे सर एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट अगर हम करें तो 90 डिग्री आए। एक ऐसा एंगल सर जिसका अगर हम लोग मेजरमेंट करें तो वो 90 डिग्री आए। 90 डिग्री के एंगल्स को ही हम राइट एंगल कहते हैं बच्चों। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इनको ज्वाइन कर रही है, राइट। तो इन दोनों लाइंस के एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन करने से जहां पे एंगल बना है ना बच्चों, इसका नाम है राइट एंगल। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं बच्चों इसमें 4 कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर, और हर एक कॉर्नर पे दो लाइन एक दूसरे को मर्ज कर रही हैं। देखो एक ये वाली और एक ये वाली। तो बच्चों यहां भी एक राइट एंगल बन रहा है, और इसी सेम वे से मैं कह सकता हूं यहां पे भी एक राइट एंगल और एक यहां पे भी एक राइट एंगल। तो मतलब बच्चों एक ऐसा शेप जिसके अंदर 4 राइट एंगल होते हैं, ठीक है। देखो, और ये चारों के चारों राइट एंगल बराबर होते हैं, क्योंकि सबकी मेजरमेंट अगर हम करें तो 90 डिग्री ही आती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके सारे एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं। सिंपल। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इट हैज लेंथ एंड विड्थ। ओके बच्चों, इसके अंदर एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि ये 2D शेप है बच्चों, और मैं आपको बता चुका हूं 2D शेप एक ऐसा फ्लैट शेप होता है जिसके अंदर एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। इसके अंदर कोई भी डेप्थ नहीं होती है बच्चों, गहराई नहीं होती है इसकी, ठीक है, हाइट नहीं होती है इसके अंदर। तो सिंपल सी बात है कि इसमें फिर एक लेंथ होगी और एक विड्थ होगी, मतलब इसके अंदर एक लंबाई होगी बच्चों और एक चौड़ाई होगी। ओके, ये है बच्चों। ये क्या है,
नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो इसके बच्चे डायगोनल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं लेंथ में। अब एक नया वर्ड आ गया फिर से, तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है सर इसमें बच्चों। तो इसके लिए देखो बच्चों मैंने आपको लिखा है, ये क्वेश्चंस आपको दिया था मैंने पूछने के लिए कि व्हाट इज डायगोनल, ये क्या होता है बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन लिख रही है बच्चों, अ डायगोनल इज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग टू अपोजिट्स कॉर्नर्स। मतलब एक डायगोनल जो होता है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है, वो किस तरह से, जब हम उस शेप के जो अपोजिट कॉर्नर होते हैं ना उनको ज्वाइन कर दें। अपोजिट कॉर्नर कैसे बच्चों, देखो ये वाला कोना आप देख पा रहे हो, इसके अपोजिट एक कोना आ रहा है बच्चों, ये वाला। अपोजिट का मतलब होता है जो हमारे ठीक सामने हो, राइट। तो अपोजिट देखो ये वाला जो पॉइंट है इसके अपोजिट में एक पॉइंट आ रहा है ये वाला। तो आप इस वाले पॉइंट्स को और इस वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो रेखा मिली आपको ये खींची हुई सीधी, यही तो बच्चों इसका क्या है, डायगोनल है। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है बच्चों और इसके अपोजिट एक पॉइंट ये भी आ रहा है, देखो इस तरह से। तो बच्चों आप मुझे बताओ इस रेक्टेंगल के अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं। तो आप कहेंगे सर अगर हमको केवल दो ही पेयर अपोजिट साइड्स के मिल रहे हैं तो सिंपल सी बात है इसमें दो ही डायगोनल्स हैं, राइट। तो डायगोनल्स क्या होता है बच्चों, डायगोनल्स होता है एक स्ट्रेट लाइंस होती है जो कनेक्ट करती है दो अपोजिट कॉर्नर्स को, सिंपल। तो अपोजिट कॉर्नर का मतलब बच्चों ये वाला है, देखो ये। अब इसमें कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर अपोजिट कॉर्नर तो ये भी आ रहा है, देखो मैं इसका नाम देता हूं आपको, ये ए है और ये बी है, राइट, और ये सी है और ये डी है बच्चों। तो ए और जो सी है बच्चों इसमें ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं और जो बी है वो डी के अपोजिट है, राइट। कुछ बच्चे यहां पे बोल रहे होंगे या समझ रहे होंगे या कोशिश कर रहे होंगे ये बताने की या देखने की कि सर क्या ए बी के अपोजिट नहीं है, ये नहीं बच्चों, ए जो है यहां बी के अपोजिट नहीं है। तो फिर ये सर ये क्या है, ये बच्चों जब ये इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, जब एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट्स होते हैं ना, तो उस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ये कॉर्नर होते हैं, उनको उन कॉर्नर को बोलते हैं बच्चों एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बच्चों बगल में, साइड बाय, जो साइड में होता है हमारे। जैसे बच्चों अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे साइड में क्या है, ये बोर्ड है। तो ये जो बोर्ड है मेरे लिए इसका मैं इसको बोलूंगा कि बोर्ड मेरे बगल में है, मेरे पास में है, मेरे साइड में है, तो मतलब ये मेरे एडजस्ट में है। तो इसके बिहाफ पे मैं इसको बोलूंगा कि ये जो बोर्ड है, ठीक है, ये मेरे साथ क्या कर रहा है, एडजस्टेंट कर रहा है, राइट। तो एडजेसेंट का मतलब होता है एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे आस बराबर वाले, राइट। जैसे आप क्लास में बैठते हैं, आपके बाहर में एक बच्चा बैठा है, तो वो बच्चा आपके लिए एडजेसेंट का काम कर रहा है। लेकिन जो टीचर्स आपको पढ़ा रहा है आपके सामने खड़े होके, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो टीचर्स आपके फेस के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट और एडजेसेंट में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला, साइड वाला, जो हमारे बराबर में बैठता है। तो बच्चों जो ए है ना, ए के साथ जो बी बैठा है ना, ये इसके साइड में बैठा है, इसके बराबर में बैठा है। और एक पॉइंट के दो एडजेसेंट पॉइंट होते हैं बच्चों। जैसे ए है तो ए के एडजेसेंट में बच्चों डी भी है और ए के एडजेसेंट में बच्चों बी भी है, ठीक है ये। और ऐसे ही सेम वैसे बी के एडजस्ट में बच्चों देखो सी भी हो सकता है और बी के एडजस्टेंट में बच्चों ए भी हो सकता है। ये एडजेसेंट का मतलब होता है बच्चों जो हमारे साइड में या बराबर में बैठता है, ठीक है। तो ए के बराबर में है बी, ना कि अपोजिट में, ठीक है। ए के अपोजिट में सी है, ना कि बी। बी को अगर आप लोग कहेंगे तो बी को बोलेंगे कि ए जो है बी के एडजेसेंट में है, मतलब बी इज द एडजेसेंट पॉइंट ऑफ ए, बट सी इज द अपोजिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इस तरह से। अब बच्चों एक्चुअली होता क्या है, ये तो एक छोटी शेप थी, हमने इसके इन दोनों अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन किया, हमने इसमें काउंट कर लिए डायगोनल्स कितने होते हैं। लेकिन बच्चों जब आपको एक बहुत बड़ी शेप दे दी जाए और वो काफी सारे, ठीक है, साइड्स को इंडिकेट कर रही हो, तो उसमें आप कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे सपोज मैं आपसे पूछूं
बच्चों ये भी एक क्लोज फिगर है, राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो शायद आप अब ना बता पाए, राइट। तो बच्चों ऐसी शेप का डायरेक्ट डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला आता है। अगर आपको बिना कैलकुलेट किए मतलब या इसमें बिना ड्रॉ किए, ठीक है, ये अगर आपको मालूम हो जाए कि इसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स आएंगे कितने, अगर हम ड्रॉ करेंगे, मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूं और आपको डायरेक्ट निकाल के भी दिखाता हूं, ठीक है। वो डायरेक्ट तब काम आता है बच्चों जब हमको एक बड़ा शेप दे दिया जाता है, एक बड़ा कोई भी डायग्राम दे दिया जाता है, उसमें पूछता है कि इसके डायगोनल्स की संख्या बताइए, ठीक है। तो आप वहां पे ड्रॉ ना करके डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे ना बच्चों, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे, ठीक है। ओके, देखो मैं करता हूं कैसे। देखो इसमें बच्चों पहले क्या है, जो n है ना, n का मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ साइड्स, n का मतलब होता है इसमें बच्चों नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। मतलब उस शेप के अंदर साइड्स कितनी है ये तो काउंट कर सकते हो ना आप ओरली, भाई नंबर ऑफ साइड्स कितनी है तो काउंट कर सकते हो। पहले आप अपने रेक्टेंगल के लिए यूज करके देख लो कि क्या इस फॉर्मूले को वेरीफाई करके हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो चेकआउट कर लीजिए आप, ठीक है, तो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं कैसे। देखो इसमें कितनी साइड्स है आप मुझे ये बताओ, तो आप बोलेंगे सर इसमें 1 2 3 और 4, राइट। तो आप बोलेंगे सर इसमें 4 साइड्स हैं, तो सिंपली अब कुछ नहीं करना है। अब जहां पे आपने एन एन दिख रहा है ना, वहां पे आपने क्या करना है, इस 4 को पुट कर दीजिए आप। देखो यहाँ पे एन है तो यहाँ पे 4 पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी 4 पुट कर दिया बच्चों। उसके बाद -3, ठीक है, और नीचे क्या है अपॉन 2, ठीक है, ये 2 है नीचे, राइट। तो देखो 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, राइट, और अपॉन 2। अब इस 2 से इसको डिवाइड लगाइए आप, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखो आपने अभी काउंट किए थे तब भी नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 ही आए थे, और अभी हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तब भी नंबर ऑफ डायगोनल्स बच्चों 2 ही आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला तब काम करता है बच्चों जब हमको एक बड़ा सा शेप दे दिया जाता है, उसमें पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए। जैसे आप इसमें ड्रॉ करना आपके लिए मुश्किल टास्क हो जाएगा, ठीक है, तो मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, अभी इसको निकाल के भी दिखाता हूं, ठीक है। पहले आप इसको डायरेक्ट निकाल के देख लें कितना है, तो आप इसमें नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर सकते हैं, कितना है। आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सिंपली कुछ नहीं करना है बच्चों, आपने जहां जहां एन दिख रहा है ना, वहां पे अब एन का वैल्यू कितना लगाना है, अपने 6 लगाना है। तो लगाओ, देखो 6, ओके, उसके बाद 6 - 3 बाय 2, ठीक है। अब 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, तो आप बताएंगे सर 6 इंटू 3, ठीक है, 6 में से 3 गया 3, ओके, बाय 2। अब 2 से देखो इसको काट दो, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। तो बच्चों अगर आप इसके अंदर डायगोनल्स की संख्या ड्रॉ करते हैं ना, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आएंगे बच्चों, इसमें 9 आएंगे, राइट। चेक करें एक बार, ड्रॉ करके देख लेते हैं ना। देखो इस वाले पॉइंट्स के अपोजिट कौन सा पॉइंट आ रहा है बच्चों, तो देखो ये भी आ रहा है इसके अपोजिट, एक हो गया, और बच्चों एक ये भी आ रहा है इसके अपोजिट, देखो 2 हो गए, ठीक है। अब इस वाले के देखो आप, देखो इस वाले के एक ये रहा, ठीक है, 3 हो गए, और इस वाले के एक ये रहा, 4 हो गए, और इस वाले के देखो एक ये भी रहा, ठीक है, 5 हो गए। अब देखो इस वाले पॉइंट्स के अपोजिट देखो बच्चों, इस वाले पॉइंट्स के अपोजिट देखो एक ये रहा, 6 हो गए, और इस वाले के देखो एक ये रहा, 7 हो गए, और एक इस वाले के देखो 8 हो गए। अब एक कहां गया, बोलो, छूट तो नहीं गया इसके आगे। देखो इस वाले पॉइंट्स को जो हम लेंगे ना बच्चों, तो देखो इसके अपोजिट एक ये रहा,
ठीक है, तो देखो ड्रॉ करना कितना मुश्किल था ना, लेकिन आपने इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। कैसे? इस फॉर्मूले का यूज करके। ये फॉर्मूला होता है, यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, n-3/2। ये क्या बताता है बच्चों? ये बताता है आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये जो भी आप शेप यूज कर रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आएगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ना बच्चों, ये है डायगोनल्स काउंट करने का। एक कभी कभार क्या होता है, एक सवाल दे देता है डायरेक्ट ही और पूछता है कि इसके अंदर डायगोनल्स की संख्या फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन दिस डायग्राम। ऐसे क्वेश्चंस आता है बच्चों, तो आपने वहां ड्रॉ नहीं करना है बच्चों। देखो ये ड्रॉ किए, 9 आए, डायरेक्ट ही निकाला हमने तब भी 9 ही आए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंट कर सकते हैं। अब इन सारी प्रॉपर्टी के आधार पे, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, अगर आपको किसी भी आकृति के अंदर ये पांचों पॉइंट्स वेरीफाई होते हैं तो आप समझ जाना बच्चों, जिस शेप को आप पढ़ रहे हैं वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को वेरीफाई होने के लिए इन पांचों पॉइंट से, ठीक है, पास होना पड़ेगा। इन पांचों पॉइंट्स का उसके अंदर, ठीक है, वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। अगर ये पांचों पॉइंट्स उस शेप के अंदर वेरीफाई होते हैं ना बच्चों, तो आप समझ जाना वो जो शेप है सामने वाली वो क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, तो ये तो हुआ बच्चों हमने ये फाइंड आउट करने का कि हमने रेक्टेंगल को कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब हमने कैसे पता करना है कि जो शेप हम पढ़ रहे हैं, ये हमने जो देखी है, ये रेक्टेंगल है, एक आयत है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या है बच्चों, इसमें एक इसका कंसेप्ट आता है क्या, पैरामीटर निकालने का आता है इसमें। आपको अगर ये पूछा जाए कि अब जो देखो, अब आप शेप पढ़ चुके हैं रेक्टेंगल की, तो अब आपने समझना मुश्किल नहीं होगा कि रेक्टेंगल क्या है। ठीक है, तो अब जब हमने रेक्टेंगल पढ़ लिया तो रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। हाँ सर, हम रेक्टेंगल का पैरामीटर भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमने रेक्टेंगल भी पढ़ लिया कि रेक्टेंगल क्या होता है, और सर हमें पहले से ही पता है कि पैरामीटर क्या होता है, क्योंकि हमने पहली क्लास में पैरामीटर के बारे में पढ़ा था। आपने भी क्लास देखी ना? अगर नहीं देखी है तो आप पहले उसको देखो, क्योंकि मैं यहां पे उस पैरामीटर के कंसेप्ट को यूज करूंगा। उसके आधार पे मैं आपको वेरीफाई करूंगा कि पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, वो यही क्यों आता है, ये वाला। ठीक है, वो ये फॉर्मूला ही क्यों आता है। देखो ये आपने फॉर्मूला याद तो है बच्चों, ठीक है, लेकिन क्या आपने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की कि सर ये अगर आता है तो कैसे। बच्चों अगर आपका बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, तो आपने इस चैप्टर के अंदर कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे टीचर्स इसका फॉर्मूला याद कराते हैं जब इस चैप्टर को पढ़ाते हैं, इसलिए ये बच्चे के लिए बहुत भारी हो जाता है। रीजन क्या होता है बच्चों, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में परेशानी क्या आती है बच्चों, हर एक, ठीक है, नए शेप के लिए, नए डायग्राम के लिए बच्चा नए नए फॉर्मूले याद करता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपने कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। ठीक है, आपने अगर रेक्टेंगल का फॉर्मूला समझ लिया अच्छे से, उसका पैरामीटर समझ लिया कि कैसे निकला है, उसका एरिया समझ लिया कैसे निकला है, तो जितने भी 2D शेप है ना आपके पास, उन सारे 2D शेप के एरिया और पैरामीटर बच्चों मैं आपको रेक्टेंगल के एरिया और पैरामीटर से ही फाइंड आउट करा दूंगा। आपने अलग अलग शेप को अलग अलग तरीके से फॉर्मूले याद करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपने सिर्फ इन दोनों फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूले से ही मैं पूरी 2D खत्म कर दूंगा आपकी। ठीक है, इनको ही यूज करना है बस बार बार। ओके, तो पैरामीटर क्या होता है बच्चों, तो आप बताएंगे सर पैरामीटर आपने बताया सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। एक हमारे पास पर्टिकुलर बाउंड्री होती है, एक हमारे पास पर्टिकुलर बाउंड्री होती है सर, और उस बाउंड्री की जितनी भी लेंथ आती है, ठीक है, उस सारी लेंथ को हम लोग टोटल कर देते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। ओके, तो आइए इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशंस को हम लोग अप्लाई करते हैं अपने रेक्टेंगल की शेप पर। ठीक है, जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसको
इस पे अप्लाई करते हैं। ओके, देखो ये एक रेक्टेंगल है। अब तो आप कह सकते हैं ना कि हाँ सर ये रेक्टेंगल है, क्यों? क्योंकि आपने रेक्टेंगल को जान लिया कि रेक्टेंगल में इसको क्यों कह रहा हूं। ओके, तो ये एक रेक्टेंगल है, राइट। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूं, इसके जो कॉर्नर है ना बच्चों, ये कॉर्नर मैंने एज्यूम कर लिए, इन कॉर्नर के नाम मैंने आपको दे दिए, इसका ए, इसका बी, इसका सी और उसका डी। ठीक है, अब मैं अपने पास से इसकी जो भी लेंथ है ना बच्चों, मैं उसको एज्यूम कर लेता हूं, मान लेता हूं कि इसका लेंथ इतना रहा होगा। मैं मान के चलता हूं कि इसका जो लेंथ है बच्चों वो एल ही रहा होगा। ठीक है, और इसका जो ये है बी चौड़ाई, ये वाला, इसका ये बी ही रहा होगा, राइट। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें पैरामीटर की जो डेफिनेशन है बच्चों वो अप्लाई करता हूं। पैरामीटर की डेफिनेशन क्या कहती है सर? पैरामीटर की डेफिनेशन कहती है कि इसकी जो बाउंड्री है उसकी जो लेंथ है सर उसको जोड़ दो, राइट। तो आइए बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ये इसकी लेंथ है, बाउंड्री है, पहले देखो आप, ये इसकी पूरी बाउंड्री है। ठीक है, राइट, क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर ही ये सारा जो येलो कलर हो रखा है ये इस बाउंड्री के अंदर ही हो रखा है। तो मैं कह सकता हूं ये जो मैंने ब्लैक किया है ये इसकी बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री की जितनी भी लेंथ है ना बच्चों सारी को जोड़ दीजिए आप। तो देखो यहां से अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है बच्चों ये कितनी हो जाएगी, एल। और फिर यहां से सी से लेके डी तक की जो चौड़ाई है ये कितनी हो जाएगी बच्चों, बी। उसके बाद इस डी से अगर मैं एक ही और आता हूं तो बताओ बच्चों ये कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर ये तो हमें दिया ही नहीं। अरे बच्चों अभी तो मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। मतलब अगर ये एल है तो सिंपली ये भी कितना होगा, ये भी एल ही होगा ना। ठीक है, तो सर ये भी एल हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ ए से अगर बी आना है, क्योंकि मैंने बी से शुरू किया था ना बच्चों। कंप्लीट बाउंड्री कब होती है? कंप्लीट बाउंड्री तब होती है बच्चों जब हम जहां से शुरू करें और वहीं से हम लोग उसको एंड करें। ठीक है, जहां से हम शुरू करते हैं और वहीं से उसको पूरा कवर करके एंड करें तो वो मेरी एक कंप्लीट टोटल बाउंड्री हो जाती है। ठीक है, तो मैंने बी पॉइंट से शुरू किया था ना चलना। देखो बी से मैंने पहले सी गया, एल चला, फिर सी से मैं डी गया, बी चला, और फिर मैं डी से फिर से एल आया। ठीक है, ए तक। ठीक है, अब मैं ए से फिर कहां आऊंगा बच्चों, बी तक, क्योंकि मैंने बी से स्टार्ट किया था। तो ए से बी आने के लिए बताओ मैं कितना चला? आप कहेंगे सर हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम तो बच्चों उसकी डेफिनेशन याद करो। रेक्टेंगल क्या कहता है? रेक्टेंगल ये भी कहता है कि मेरी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो मेरी अपोजिट साइड इक्वल होती है तो मतलब बच्चों अगर ये बी है तो इसके सामने जो साइड है ये है, तो इसका मान भी कितना होगा, बी। तो मतलब अगर ए से बी वापस आना है तो मुझे चलना पड़ेगा फिर से बी। अब ये सब क्या है बच्चों बताओ? आप बताएंगे सर ये सब है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सर ये सब क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, राइट। ये सारी इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ कवर कर दी आपने। ठीक है, अब इस सबको जोड़ दीजिए आप। एक एल ये रहा बच्चों और एक एल ये रहा। आपके पास कितने एल हो गए? 2 एल। एक बी ये रहा और एक बी ये रहा बच्चों, तो कितने बी हो गए? 2 बी। और बच्चों मुझे इसमें 2 कॉमन दिख रहा है एक जैसा, तो मैं आपसे बाहर निकाल सकता हूं इसको या लिख सकता हूं। तो बच्चों मेरे को इस पैरामीटर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। मतलब सिंपली कुछ नहीं करना होता है पैरामीटर में, आपको केवल लंबाई उसकी चौड़ाई को देखना है। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए और उसका डबल कर दीजिए। ठीक है, वो क्या आ जाएगा बच्चों? उस जो आपको जो आकृति दे रखी है, जो डायग्राम दे रखा है, राइट, उसकी टोटल बाउंड्री कवर करने के बाद उसका पैरामीटर आ जाएगा। कैसे? देखो अगर मैं इस एल को ही 3 मान लूं या 5 यूनिट मान लीजिए आप, 5 यूनिट। ठीक है, और इस बी को आप लोग मान लीजिए 3 यूनिट। ओके, इसको मान लीजिए आप 3 यूनिट। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, 3 और 5 कितना हुआ? 8, और 8 का डबल कितना हुआ? 16। मतलब 16 कितना क्या हो जाएगा बच्चों इसका? 16 यूनिट विल बी पैरामीटर ऑफ
दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल। ठीक है, देखो ये इसमें लिखा हुआ है बच्चों, मैंने यही लिखा है इसमें। ठीक है, इसकी ये बी है, ये एल है। ठीक है, ये आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको एल लीजिए, ठीक है, इसको बी कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि हमने क्या करना है, अपोजिट साइज बराबर रखनी है। तो अगर ये एल है तो ये एल रखो, ये बी है तो ये बी रखो, तो ये एल कर लीजिए आप, ये एल, ये बी तो ये बी, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो सिंपली इन सबको ऐड किया है मैंने, देखो ऐड किया है, और ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे को पैरामीटर किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, इसको याद करते हैं बच्चे, लिखते हैं इसमें 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, है ना, ऐसे याद करते हैं। तो याद नहीं करना, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या हम पैरामीटर नहीं निकाल सकते? हाँ सर, हम तब भी पैरामीटर निकाल सकते हैं सिंपली, क्योंकि पैरामीटर क्या कहता है बच्चों, पैरामीटर कहता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। जो भी उसकी बाउंड्री है ना, किसी भी शेप की कुछ भी बाउंड्री हो सकती है, कैसी भी, बस आपने उस पूरी बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है उसको कवर करके उसको ऐड कर दीजिए, दैट विल बी पैरामीटर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, पैरामीटर के बारे में पढ़ा। ठीक है, अभी जो हमारे थंबनेल पे लगा हुआ है ना, आप उसका बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने लिख रखा है कि इसका एरिया एल इंटू बी ही क्यों होता है, राइट, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी क्यों। ठीक है, तो आप शायद एक्साइटेड हैं, लेकिन ये एक्साइटमेंट शायद आपका आज भी बना रहेगा, क्योंकि आज हम सिर्फ यहां तक ही क्लास करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन कल आपका जो वेट है ना, वो मैं पूरा आपको, ठीक है, पूरा करा दूंगा, क्योंकि कल मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा इसके बारे में कि हम इस रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो आर यू एक्साइटेड? ओके, ऑन द नेक्स्ट डे, थैंक यू।